हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अग्रवाल पब्लिकेशन की ये श्योर सीरीज जो कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड पेपर है और इसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसके पूरे हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं। हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 2 पे हम लघुत्तरी प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं और अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ हम चल रहे हैं। और अति लघुत्तरी के भी हमने जो है 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में शेयर किया है। तो आज हम उसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये अति लघुत्तरी प्रश्न है और अति लघुत्तरी प्रश्न के जो हमने 5 प्रश्न थे वो ऑलरेडी हमने शेयर कर दिए हैं। तो अब हम सीधे छठे क्वेश्चन की तरफ ही चलेंगे। तो चलिए सीधे छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं और छठा क्वेश्चन हमारा है प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन अगर आप देखें तो 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं या प्रीवियस ईयर में पूछा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या तरीके हैं वो हम देखेंगे। तो पहला यहाँ पे उत्तर में हेडिंग डालेंगे पहले कि संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। तो ऑलरेडी जो है ये हमने प्रभावी संप्रेषण के जो तरीके हैं वो हमने ऑलरेडी लघुत्तरी प्रश्नों में देखा है। तो यहाँ पे आपको बस 2 ही तरीका पूछा है। तो आप अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लघु वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। लघुत्तरी प्रश्नों की जो वीडियो इस चैप्टर की है वो उसको देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। और वहाँ पे मैंने समझाया भी है तो काफ़ी हद तक आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उन्हीं में से कुछ तरीके, क्योंकि 2 ही तरीका पूछा है तो आप उन्हीं में से कोई भी 2 तरीका लिख लीजिएगा। यहाँ पर 2 तरीका जो लिखा है ज़रूरी नहीं कि आप यही दोनों तरीके लिखें। जो प्रभावी तरीके हैं उनमें और भी कई तरीके लघुत्तरी प्रश्न में हैं। आप वहाँ से कोई भी 2 आपको जो ईजी लगे आप वो 2 तरीका जो है पिक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी उसमें भी एक्सप्लेन करा है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला हमारा है कि संप्रेषण के प्रवाह को निर्मित करना। तो इसमें लिखेंगे कि संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषित किए जाने वाले संदेशों की प्राथमिकता का निर्धारण सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि प्रबंध उच्च प्राथमिकता वाले अधिक महत्वपूर्ण संदेशों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। अन्यथा इस बात की संभावना है कि प्रबंधकों के ऊपर संप्रेषण के कार्य का अत्यधिक बोझ हो जाए। इसी प्रकार संगठन के अंदर होने वाले संप्रेषण का जहां तक संभव हो संपादन और सूक्ष्मीकरण किया जाना चाहिए ताकि प्राप्त महत्वपूर्ण संदेशों की उपेक्षा करने अथवा अवज्ञा करने की संभावना को कम किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर जैसे आपको बहुत सारे संदेश, जैसे कि ऑलरेडी हम अगर देखें तो बहुत सारे संदेश हमको जो है लोगों तक पहुँचाने होते हैं। तो अब आपके पास बहुत, जैसे आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम क्योंकि संदेश तो आप किसी भी तरीके से हैं, आपको एग्ज़ाम हुआ, आपको एक क्वेश्चन पेपर जो है मिला, क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है जिसको कि टीचर एग्जामिन करेगा। तो आपको किसी भी एक टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो अपनी कॉपी होती है उसमें आप उन पॉइंट को पहले लिखते हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही है कि संप्रेषण के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमें संप्रेषित करने वाले संदेश जो होते हैं जिन्हें कि हमें संप्रेषित करना है, हम उन संदेशों की पहले प्राथमिकता का जो है हम निर्धारण कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जो महत्वपूर्ण संदेश होते हैं उस पर हम ज़्यादा अपना ध्यान रख पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे संदेश हैं तो अगर हम प्राथमिकता दें कि ये संदेश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले उस बात को की जाए, बाकी की बातें फिर बाद में हों। तो प्राथमिकता देने की बात हो रही है कि संदेशों को पहले प्राथमिकता हम उन संदेशों को देंगे जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो संप्रेषण के कार्य में जो है बोझ कम हो जाता है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी संप्रेषित कर रहे हैं सबसे पहले, तो लोगों तक वो चीज़ पहुंच रही है। तो संप्रेषण का जो प्रवाह है उसको हम लोग नियमित करेंगे, यानी हम पहले इंपॉर्टेंट जो संदेश है पहले हम उसको संप्रेषित करेंगे, जिससे क्या होता है कि जो संप्रेषण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, प्रभावी होता है। और जैसे संगठन के अंदर की बात हो रही है तो संगठन के अंदर भी हम यही चीज़ फॉलो करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट संदेश होते हैं
अगर हम उसको ही पहले वैल्यू देंगे तो सिंपल सी बात है कि जो महत्वपूर्ण संदेश होते हैं उसकी उपेक्षा या अवज्ञा जो है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले उन संदेशों को ज़्यादा महत्व दिया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है जो कि टीचर ने आपको क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया है, और उत्तर में आप जब भी क्वेश्चन लिखते हैं उत्तर किसी क्वेश्चन का, तो आप सबसे पहले उन पॉइंट को ज़्यादा पहले लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले रखते हैं ताकि जो एग्जामिनर होता है उसकी नज़र उस पर पड़े तो उसको लगे कि नहीं बच्चे को ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें आती हैं। हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम उसे अंडरलाइन करते हैं एग्जाम में। तो सेम चीज़ वही है कि जब भी संप्रेषण होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण संदेश होते हैं हम उनको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं ताकि जो संप्रेषण है उसका प्रवाह जो है बना रहे और इससे संप्रेषण भी जो है प्रभावशाली बनता है। दूसरा है पुनः निवेशन। तो प्रत्येक संप्रेषण के साथ पुनः निवेशन की आवश्यकता होती है। संप्रेषण की पुनः निवेशन का अर्थ है मूल संदेश के प्रति उत्तर या प्रतिक्रिया। पुनः निवेशन के अंतर्गत प्राप्तकर्ता का संदेश की स्वीकार्यता एवं समझ, उसकी कार्रवाई या व्यवहारात्मक अनुक्रिया और प्राप्त परिणाम सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार परस्पर सहमति स्थापित करने में एक मार्गी संप्रेषण की तुलना में द्विमार्गी संप्रेषण अधिक सहायक समझा जाता है। अब इसको जो किताबी भाषा है उसको साइड करें। अब आप को मैं एग्जांपल देती हूँ तो उससे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम घर में भी अपने बात करते हैं कि हमारे चले गार्जियन जो है, हमारे घर वाले जो है, भाई बहन, कोई भी घर का मेम्बर हमसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो या कहाँ जा रही हो, तो हमारा कुछ जवाब उस पर फीडबैक आता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो हम एक फीडबैक देते हैं। उसी तरह क्लासरूम में अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ा है तो आपसे पूछता है अध्यापक कि आप लोगों के टॉपिक समझ में आया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या आती है कि हाँ समझ में आया। तो उससे क्या होता है कि जब दोनों तरफ से चीज़ें निकल के आती है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, संप्रेषण अगर आपकी हो रही है, संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत कोई चीज़ आपसे पूछी जा रही है या आपको बताई जा रही है, अगर उसके रिस्पांस में अगर आपने उत्तर दिया तो हम कहते हैं कि वो संप्रेषण जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली हुआ, क्योंकि यहाँ पर सहमति मिल गई, फीडबैक मिल गया कि हाँ ये चीज़ें हमें समझ में आ गई या नहीं समझ में आई। तो हमको उसके प्रति क्या मिला, जो हमारा मूल संदेश था उसके प्रति हमें क्या मिल गया, हमें एक उत्तर मिल गया, हमें एक प्रतिक्रिया मिल गई। तो इससे क्या होता है कि जो संप्रेषण होता है हम कहते हैं कि संप्रेषण जो है वो प्रभावशाली है। तो वही लास्ट में लिखा है यहाँ पर, लास्ट वाली लाइन जो आपने देखी होगी कि एक मार्गी जो संप्रेषण है उसकी तुलना में द्विमार्गी संप्रेषण जो है वो अधिक सहायक समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से अगर चीज़ें निकल के आती हैं तो दोनों लोगों को एक दूसरे की बात जो है समझ में आ जाती है, जिससे कि संप्रेषण जो है वो बहुत अच्छा होता है। कहीं पर कमियाँ होती है तो उसे सुधारा जा सकता है ताकि सभी लोगों तक वो चीज़ें पहुँच पाए। तो पुनः निवेशन हमारा एक दूसरा तरीका था। तो ऑलरेडी और भी तरीके हैं जैसे मैंने कहा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये प्रश्न आपके 2017 और 2018 दोनों साल के पेपर में पूछा है। तो ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगी। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सरल भाषा में जो है संप्रेषण के क्वेश्चन कराए हैं, तो एक बार जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो में चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हैंड रिटन नोट्स शिक्षा निगम के सिद्धांत वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, उस पर देखिएगा, आपको मिल जाएगी ये वीडियो। तो सामान्यतः संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। ये प्रकार निम्नवत है। क्या क्या है? पहला वाचिक या शाब्दिक संप्रेषण, और ऑलरेडी लघुत्तरी में भी मैंने इसको कराया है, तो एक बार लघुत्तरी जरूर देख लीजिएगा। लघुत्तरी जब आप करते हैं तो आपके अति लघुत्तरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑटोमेटिक जो है काफ़ी हद तक आपके तैयार हो जाते हैं। तो शाब्दिक में शब्द की बात हो रही है कि जिस संप्रेषण में शब्द इन्वॉल्व होगा, भाषा इन्वॉल्व होगी, वो हमारा शाब्दिक संप्रेषण हो गया। अब चाहे आप बोल के भाषा के माध्यम से बताएं, चाहे आप भाषा का प्रयोग करके लिख के बताएं, शब्द का प्रयोग दोनों जगह हो रहा है, तो दोनों क्या होंगे? शाब्दिक संप्रेषण। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है। वे सभी प्रकार के संप्रेषण जिनमें शब्दों का उपयोग होता है उन्हें वाचिक संप्रेषण कहा जाता है। शब्दों का उपयोग बोलचाल अथवा लिखने के दौरान किया जाता है, इसीलिए बोलचाल अथवा लेखन के माध्यम से भेजे गए संदेश को वाचिक संप्रेषण कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, आप भाषा का प्रयोग बोलते टाइम भी करते हैं, लिखते टाइम भी करते हैं। तो अगर बोल के या लिख के अगर आप अपनी बात को आदान प्रदान कर रहे हैं, सोच का, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो संप्रेषण होगा वो शाब्दिक संप्रेषण होगा। बोलते समय तारतम्य, स्वर और शब्दों की स्पष्टता की जिम्मेदारी प्रेषक की होती है, जबकि लेखन, संदेश अथवा सूचनाओं को स्वतः स्पष्ट होना चाहिए।
मौखिक संप्रेषण भाषण के रूप में हो सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण ईमेल, डिजिटल संदेशों, पुस्तकों, अखबारों, पत्रों, प्रतिवेदनों इत्यादि के रूप में हो सकता है। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ कि जब आप मौखिक संप्रेषण करते हैं, बोल के करते हैं, तो बोलते समय जो बोल रहा होता है ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि वो जो चीज़ें बोल रहा है वो बिल्कुल तारतम्य स्वर और शब्द, मतलब उसमें बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, जो कि वो बोले सामने वाले को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए, इस तरह उसे बोलना चाहिए। तो इसीलिए जब भी कोई संदेश को भेजता है तो जो भेजने वाला है, जो प्रेषक होता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जब भी बोले तो बिल्कुल क्लियर बोले, स्पष्ट रूप से बोले। जबकि लिखित वाले में क्या है, क्योंकि आप किसी को लिख के दे रहे हो तो लिखने में है कि लिखित संदेश जो है या संदेश या सूचना जो भी है वो बिल्कुल स्वतः स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए कि सामने वाला भी समझ ले। और एक चीज़ यहाँ पे और भी बताया गया है कि जैसे मौखिक संदेशा जो है भाषण के रूप में हो सकता है, हम बोल रहे हैं, भाषण के माध्यम से बता रहे हैं, तो ठीक है, वहाँ तक समझ में आ गया। जबकि लिखित संप्रेषण तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप ईमेल के माध्यम से लिख के बोल सकते हैं, डिजिटल संदेश जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गए, पुस्तक हो गई, अखबार हो गए, पत्र वगैरह हो गए, तो ये सब लिखित जो है संप्रेषण के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए ये हमने यहाँ तक देख लिया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं और बाकी जो संप्रेषण बचे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। तो अगला हमारा है अवाचक या अशाब्दिक संप्रेषण। तो देखिए इसके नाम में है कि अशाब्दिक है, मतलब शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा? तो चाहे आप हाथ की मुद्राएं कर लीजिए, फेस की मुद्राएं, मतलब फेस के माध्यम से अपनी बात पहुंचाइए। जैसे हम लोग जैसे बचपन में हम लोग अपने गार्जियन वगैरह जो भी रहते हैं, जो भी आप कह लें, मम्मी पापा भाई बहन या जो बड़े होते हैं, जो हमसे बड़े हैं, तो कभी कभी वो हमको केवल जैसे आँख से घूर के देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें नहीं करना ये काम, क्योंकि वो गुस्सा हो जाएंगे। मतलब उनकी वो जो कहना चाहते हैं हमारे तक वो चीज़ पहुंच गई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो क्या करते हैं, हाथ का प्रयोग करके अपनी बात को पहुंचाते हैं दूसरों तक। तो ये साइन लैंग्वेज जो यूज करते हैं, तो ये भी अपनी बात को पहुंचा ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अशाब्दिक संप्रेषण होंगे जिसमें कि भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा जब आप ट्रैवल करते हैं तो रास्तों पे आप देखते होंगे बोर्ड लगा रहता है कि आगे टर्न का सिंबल है, फिर ब्रेकर का है। तो इस तरह से सिंबल जो बने होते हैं वो बोल तो नहीं पाते, लेकिन वो सिंबल भी हमें कुछ ना कुछ जो है संदेश हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो वो भी अशाब्दिक संप्रेषण का ही जो है उदाहरण होंगे। तो चलिए अब लिखा कहाँ है, इस चीज़ों को लिखना कैसे है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो कोई भी संप्रेषण जो बिना शब्दों की सहायता से होता है उसे अवाचक संप्रेषण कहा जाता है, जैसा मैंने बताया। इस प्रकार के संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने शारीरिक भाषा जैसे अभिव्यक्ति, मुस्कान, भाव, भंगिया इत्यादि, मुद्रा, आँख की गतियों और हाथ की गतियों के माध्यम से दूसरों से संप्रेषण करता है। ये भी एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे अभी कि जो लोग नहीं बोल पाते वो भी यूज करते हैं। आर्मी वगैरह जो होते हैं, देखिए वो भी जब कहीं मिशन पे जाते हैं तो वो भी साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, हाथों के माध्यम से अपनी बातों को बताते हैं, आँख की गतिविधियों से बताते हैं। तो कोई भी आप टीचर जैसे हमने कुछ प्रश्न टीचर ने कुछ प्रश्न पूछा, हमने उत्तर दे दिया, अगर हमारा उत्तर सही होता है तो वो सर हाँ में हिला देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ सही है, हम बोल रहे हैं। तो ये इस तरह से भी जो शारीरिक भाषा है उसका प्रयोग करके हम अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं। आगे यहाँ है कि यातायात के संकेत, चिन्ह बोर्ड जिसे आप दिशाओं के प्रतीक के रूप में देखते हैं, उन्हें भी उसमें भी तीर के निशान और चिन्ह बोर्ड अवाचक संप्रेषण कहे जाते हैं। जो मैंने यातायात के जो सिंबल बताया कि जो रोड पे लगे होते हैं जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वो भी संप्रेषण कर रहे हैं, जो एक संप्रेषण का जरिया बन रहे हैं, तो वो भी अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि वैयक्तिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो वैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है। तो जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो उसे वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। मतलब वैयक्तिक मतलब पर व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति के पास जा के जब शिक्षण अध्यापक दे तो उस शिक्षण को हम लोग कहते हैं, उस संप्रेषण को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। यहाँ पे एक परिभाषा भी है। A.G. मेलविन ने कहा है कि वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में बताया है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक साक्षात्कार करना। मतलब हर बालक के पास प्रत्येक बालक के पास जा के साक्षात्कार करना, उन्हें उनके अध्ययन में सहायता करना, उनको आदेश देना, निर्देश देना। जब ये जो चीज़ें होती हैं इस तरह से जब संप्रेषण होता है तो वो वैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है।
अगला है व्यक्ति संप्रेषण के गुण अथवा लाभ का वर्णन कीजिए। तो क्या होता है व्यक्ति संप्रेषण, वो आपने देख लिया और ये प्रश्न 2015 में पूछा है। गुण भी देख लेते हैं। तो इस विधि के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होता है, अतः यह विधि बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि हम इसमें प्रत्येक बालक के पास जाके शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य फोकस होता है वो किस पर होता है? बालक पे होता है, यानी बच्चों पर होता है। दूसरा, इस विधि में बालक स्वयं करना सीखता है, क्योंकि हम बच्चे की हेल्प भी कर पा रहे हैं तो बच्चा खुद से चीज़ों को सीख पाएगा। तो दूसरा गुण ये है। तीसरा, यह विधि बालक को क्रियाशील बनाकर उससे अधिक ज्ञान अर्जित करने में समर्थ बनाती है, क्योंकि हम प्रत्येक बच्चा इसमें स्वयं करके सीखता भी है, हम उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, हर बच्चे के पास जा के हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चा जो है इसमें क्रियाशील बनता है, और जब वो क्रियाशील बनता है तो सिंपल सी बात है, खुद से जब वो काम करके सीखेगा, क्रिया करके सीखेगा, तो अधिक से अधिक जो है ज्ञान वो प्राप्त कर पाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। चौथा है, शिक्षक बालक पर अपने अभिव्यक्ति का स्पष्ट प्रभाव डालने में समर्थ रहता है, क्योंकि शिक्षक जो है प्रत्येक बालक के पास जाकर उसकी हेल्प कर रहा है। तो जो बालक पर अपने जो शिक्षक है वो अपने व्यक्तित्व का जो है स्पष्ट रूप से प्रभाव डाल पाएगा, कि बच्चा स्पष्ट रूप से अध्यापक को समझ पाएगा कि अध्यापक किस तरह से समझा रहा है, अध्यापक कितनी अच्छी तरीके से हमको बता रहा है, चीज़ों को हमारी हेल्प कर रहा है। तो शिक्षक का जो है खुद मतलब शिक्षक के व्यक्तित्व का जो स्पष्ट प्रभाव है इस विधि में आपको देखने को मिलेगा, यानी इस संप्रेषण में आपको देखने को मिलेगा। अगला है, यह विधि रोचक है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। रोचक क्यों है? क्योंकि आप जब ग्रुप में शिक्षा देते हैं तो आप केवल एक एवरेज लेके चलते हैं, कि एवरेज बच्चों के हिसाब से चलते हैं कि हम इस तरीके से या इस मेथड का प्रयोग करके पढ़ाएंगे तो सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप व्यक्तिगत संप्रेषण करते हैं तो कौन सा बच्चा किस बुद्धि लब्धि का है, किस बौद्धिक क्षमता का है, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के जब आधार पर आप शिक्षा देते हैं तो हर बच्चे को पहले तो सपोर्ट मिलता है, शिक्षा में काफ़ी असर देखने को मिलता है, कि काफ़ी हेल्प देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि इस विधि को रोचक हम कह सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं तो हर बच्चा अपने तरीके से सीखने में सक्षम हो पाता है। इसमें यह विधि प्रखर बुद्धि तथा मंद बुद्धि दोनों प्रकार के बालकों पर प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें पर व्यक्ति के पास यानी हर बच्चे के पास जाके शिक्षा दी जा रही है। तो चाहे वो तेज बुद्धि का हो चाहे मंद बुद्धि का हो, हर तरह के बालक का प्रयोग हम इस संप्रेषण में करते हैं। अगला है, शिक्षक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। ये तो पॉइंट है ही कि हर बच्चे के पास जाके अध्यापक शिक्षण प्रदान कर रहा है तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देगा। अगला है, छात्रों के लिए समान रूप से उपयोग। आप किसी बच्चे को कम नहीं आंकेंगे, हर बच्चे के पास जाकर आप जब शिक्षण दे रहे हैं तो इसमें जो है हर बच्चे को हम इक्वल लेवल पे समझते हैं, कि हर बच्चा समान रूप से जो है कार्य करेगा, समान रूप से हम उसे शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये सभी बच्चों में समानता लेके आता है, क्योंकि हर बच्चे को आप एक ही दृष्टि से देखेंगे, मतलब कि हमें इस बच्चे को ध्यान देना है, चाहे वो बच्चा किसी भी बुद्धि लब्धि का हो, आप भेद नहीं करेंगे। जिस बच्चे को जितनी नीड होगी आप उतना ध्यान देंगे। तो समान रूप से जो है छात्रों के लिए ये उपयोगी होता है। और अगला है, बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था करती है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, व्यक्तिगत भिन्नता हर बच्चे में होती है। तो हम बच्चे की प्रकृति कि बच्चा किस प्रकृति का है, उसका व्यक्तिगत नेचर कैसा है, उसका बौद्धिक क्षमता कैसी है, हम उसकी प्रकृति के अनुसार जो है शिक्षा देने की व्यवस्था इस संप्रेषण के अंतर्गत कर पाते हैं। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षण शिक्षक के उत्तरदायित्व को बढ़ाकर उसके अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। सिंपल सी बात है, जब आप एक अध्यापक को कहते हैं कि आप हर बच्चे के पास जाके उसको शिक्षण प्रदान करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, ज्ञान अर्जित करने में मदद करेंगे, उसको सिखाएंगे, तो इससे क्या होता है कि अध्यापक के ऊपर उत्तरदायित्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, परिश्रम करना जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक तो हर बच्चा अलग होता है तो उन्हें हर बच्चे के हिसाब से जो है शिक्षण जो है प्रदान करना पड़ता है। तो अध्यापक के ऊपर भी अधिक परिश्रम करने का जो एक प्रेरणा है वो उनमें प्रेरित होता है कि हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें हर बच्चे को सिखाना है, हर बच्चे को जो है ज्ञान अर्जित करने में हेल्प करना है, उनको नई नई चीज़ें सिखानी है, बतानी है। तो शिक्षक का जो उत्तरदायित्व है वो भी ऑटोमेटिक इस संप्रेषण में जो है बढ़ जाता है। तो इतनी सारी जो है आपने विशेषताएं देखी।
गुण देखें आप, विशेषताएं भी आएगी तभी आप ये लिखेंगे, गुण आएगा तभी आप इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न क्या है, सामूहिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो व्यक्तिगत, अभी आपने व्यक्तिगत संप्रेषण देखा, अब सामूहिक देख रहे हैं। तो सामूहिक का मतलब कि जब आप कई लोगों को एक साथ शिक्षा प्रदान करें, तो बच्चों का एक समूह है जिसको कि अध्यापक शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो वो जो संप्रेषण होगा उसमें सामूहिक संप्रेषण को हम कहेंगे कि ये इस प्रकार का जो संप्रेषण है वो क्या है, सामूहिक संप्रेषण है। तो हेडिंग डालिएगा सामूहिक संप्रेषण यानी कलेक्टिव कम्युनिकेशन। तो लिखिएगा सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण से है। विद्यालय में एक से मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उप समूह बना लिए जाते हैं। साधारणतया इनको कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं सामूहिक इकाइयाँ होती हैं। ये विद्यालय में अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे हैं और वो बच्चे भी ग्रुप में बटे हैं कि कोई क्लास 1 का बच्चा है, कोई क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का, इस तरह। तो हमने कक्षा वाइज जो है उन बच्चों को जो है बांट दिया है। अब हर कक्षा में, क्योंकि एक तो बच्चा रहेगा नहीं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो जब शिक्षक कक्षा में इतने सारे बच्चों को एक साथ जब कोई भी चीज़ सिखाता, पढ़ाता, समझाता है, तो वो वहाँ पर जो भी संप्रेषण होगा, ठीक है, तो वो संप्रेषण हम कहेंगे कि ये संप्रेषण क्या है, सामूहिक संप्रेषण है। यानी समूह में जब चीज़ें संप्रेषित हो रही हैं तो वो संप्रेषण सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी में अगला पॉइंट क्या है कि शिक्षक इन कक्षाओं में जाकर सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देते हैं। इस विधि में एक कक्षा के सभी छात्रों के लिए सामूहिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा अभी मैंने बताया कि बहुत सारे समूह, मतलब समूह में जब बच्चे होते हैं उनको एक साथ जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो वो शिक्षण सामूहिक शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है और इसमें जो संप्रेषण होगा वो सामूहिक संप्रेषण कहा जाएगा। अब यहाँ पे सामूहिक संप्रेषण के 2 दोषों का उल्लेख कीजिए, प्रश्न है। तो सामूहिक संप्रेषण के दोष में आप पहला लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ही आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे दोषों को लिखा गया है, तो जो भी आपको ईजी लगे आप उसको लिख लीजिएगा। पहला दोष है, इस विधि को बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। क्योंकि आप क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। तो भिन्न जब बच्चा है, आप जब शिक्षक शिक्षण प्रदान करता है तो वो एक एवरेज लेके चलता है कि हम एवरेज लेके चलेंगे, क्लास को इस प्रकार से पढ़ाएंगे तो लगभग हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। तो वो एक कल्पना के माध्यम से एवरेज लेके चलता है कि ऐसे पढ़ाना है। लेकिन हो सकता है कुछ बालक मंद बुद्धि के हों जिन्हें वो भी चीज़ें समझ में ना आ रही हों, और कुछ बच्चे डर के वजह से या संकोच की वजह से नहीं समझ में आता, तब भी कुछ पूछते नहीं हैं, हाँ में हाँ मिला के रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें बालक की रुचि और आवश्यकता की जो है अवहेलना हो जाती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है सामूहिक शिक्षण में कि बच्चा खुल के अपनी प्रश्न को नहीं पूछ पाता, या उसको क्या नहीं समझ में आया, उसे क्या चाहिए, किस तरह से समझाना चाहिए बच्चे को, वो चीज़ बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो उसकी अवहेलना यहाँ पे देखने को मिलती है इस विधि में। अगला है, इस प्रकार से शिक्षा देने में बालकों के व्यक्तिगत भेदों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सभी बालकों को एक समान शिक्षा दी जाती है। क्योंकि सामूहिक शिक्षण में आप एक एवरेज रूप से चलते हैं कि हमको इस प्रकार से शिक्षा देनी है, लेकिन हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, तो व्यक्तिगत भेद हर बच्चे के अंतर्गत है। तो लेकिन इस शिक्षण में, इस प्रकार में सामूहिक शिक्षण के दौरान क्या होता है कि जब हम प्रत्येक बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं तो उससे बच्चों के अंदर भी ये देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे जो है आगे, जिनको समझ में आ गया वो आगे निकल जाते हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो पीछे रह जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता इस प्रकार के शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, और सभी बच्चों को एक प्रकार से समान शिक्षा जो है क्योंकि इसके अंतर्गत दी जाती है, तो उनकी अवहेलना होती है जो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। तो सामूहिक संप्रेषण का ये भी दोष है कि हर बच्चे पर जो है ध्यान इसमें नहीं दिया जाता, मंदबुद्धि बालकों पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी आवश्यकताओं पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगला है, यह विधि समय सारणी के अनुसार शिक्षक और छात्रों को एक संकुचित क्षेत्र में बांध देती है। शिक्षक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु से जूझता रहता है, फलस्वरूप बालक का विकास रुक जाता है। यानी अब देखिए इसमें बाउंडेशन क्या होती है कि आपको भी पता है, आपने भी क्लास किया होगा, तो आपको पता है कि 30 मिनट या 40 मिनट की एक क्लास होती है और एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि अध्यापक को इतने समय में अपना सिलेबस जो है पूरा करना है। पहले तो अध्यापक खुद जो है उस विषय वस्तु से जो पाठ्यक्रम है उसी में वो जो है जूझता रहता है कि हमको अपना पाठ्यक्रम किसी तरह से जल्दी पूरा करना है, और एक समय क्षेत्र में वो बंधा रहता है कि हमको इतने दिन में या इतने टाइम में अपना सिलेबस जो है पूरा करना है। तो वो बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना कि उसे देना चाहिए, जिससे कि बच्चों का विकास जो है वो रुक जाता है। अगला है, इस विधि में शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं बन पाता, क्योंकि एक ही शिक्षक अनेक कक्षाओं में पढ़ाता है।
सिंपल सी बात है कि अध्यापक जो है, अब एक अध्यापक जो है वो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक पढ़ा रहा है, कोई अध्यापक क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक हर क्लास में उस अलग अलग क्लास में वो जाता है, हर जब भी बेल लगती है वो अलग क्लास में चला जाता है। तो जो एक बॉन्ड होता है शिक्षक और छात्रों के मध्य वो नहीं बन पाता, क्योंकि अध्यापक का फोकस बस इस पर रहता है कि उसे हर क्लास को पढ़ा के हर सभी क्लास के जाकर सिलेबस को पूरा करना है, करिकुलम को पूरा करना है, तो वो इन्हीं चीज़ों में बंधा रह जाता है। अगला है, इस विधि में शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन बालक निष्क्रिय रहते हैं। कक्षा के अधिकांश कमज़ोर छात्र चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी ऊपर जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको कि नहीं समझ में आता है, तब भी वो क्या करते हैं, चुप रहते हैं, हाँ सबकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, भले उन्हें समझ में ना आ रहा हो, चाहे वो संकोचवश हो, चाहे किसी कारणवश हो, लेकिन ऐसी चीज़ें जो है हमें क्लास में देखने को मिलती हैं। आपने भी फेस करा होगा कि ऐसा कॉमन चीज़ है, ये होता ही रहता है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो अध्यापक क्लास में पढ़ा देता है, लास्ट में पूछता है कि समझ में आ गया। तो क्योंकि जो बच्चे तेज़ बुद्धि के हैं या नॉर्मल बुद्धि क्षमता के, बौद्धिक क्षमता के हैं, वो हाँ हाँ कह देते हैं, हाँ सर समझ में आ गया। तो कुछ बच्चे जो कमज़ोर बुद्धि के हैं वो नहीं, या मंद बुद्धि के हैं, वो नहीं बोल पाते हैं संकोचवश कि सर हमें नहीं समझ में आया। और एक तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो सामूहिक शिक्षण प्रणाली है, इसमें अधिकतर ये चीज़ें देखी जाती है कि बालक जो है वो निष्क्रिय रहता है और शिक्षक जो है वो सक्रिय रहता है, क्योंकि शिक्षक को यह है कि भाई उनको अपना सिलेबस जल्दी पूरा करना है, अपना पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना है, तो वो इस चीज़ में लगे रहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लास्ट है कि कक्षा में सभी बालकों को एक साथ एक ही विधि से पढ़ाने में बालक का हित नहीं होता, मंदबुद्धि बालक पीछे रह जाते हैं। जस्ट अभी ये टॉपिक ही निकल के आई कि मंदबुद्धि बालक जो है वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को रख नहीं पाते, पूछ नहीं पाते, जो चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये विधि जो है कहीं ना कहीं मंदबुद्धि बालकों के लिए सही नहीं रहती है सामूहिक शिक्षण में, क्योंकि अध्यापक का ध्यान ये रहता है कि वो एक एवरेज क्लास को लेके चले कि हमको इस तरह पढ़ाएंगे तो एक नॉर्मल बच्चे को समझ में आ जाता है। और हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से भिन्न है, तो वो व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते मंदबुद्धि बालकों पे। तो ये सारी जो है दोष आपको सामूहिक संप्रेषण के दौरान देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो को ये भी स्टॉप करते हैं। लघु प्रश्नों को हमने आपको बता ही दिया है। बचा हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो कल की वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूरा जो है कवर कर लेंगे। तो कल हमारा जो है चैप्टर 2 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले दिन से हम चैप्टर 3 पे चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।